Okay, come to mock test paper, law and BCR. The mock test paper are, as I have earlier told you, they are prepared in an examination paper format. एग्जामिनेशन पेपर में जिस तरह से आपको 60 मार्क्स का लॉ, 40 मार्क्स का बीसीआर जैसे एग्जामिनेशन में पूछता है, वैसे ये पेपर भी दिया हुआ है. किसी भी मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का तरीका, सही तरीका क्या है? सही तरीका है आप सारे चैप्टर्स को पहले रिवाइज कर लीजिए, सारे के सारे थ्योरी को पढ़ लीजिए, सारी के सारी केस स्टडीज को पढ़ लीजिए. इंग्लिश पार्ट में आप सारे के सारे फॉर्मेट्स को रिकॉल कर लीजिए. कैसे लेटर लिखना है, कैसे ईमेल लिखना है, कैसे रेज्यूम प्रिपेयर करना है, कैसे मीटिंग का एजेंडा प्रिपेयर करना है, माइन्यूट्स प्रिपेयर करना है, आर्टिकल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, प्रेसी लिखने के क्या रूल्स हैं, पैसेज को जब समरी लिखते हैं तब उसके क्या नियम है, जब नोट्स हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं तब उसे क्या नियम है. मतलब पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लिए, सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिए. उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना चालू किया अंडर एब्सोल्यूट एग्जाम कंडीशंस. एब्सोल्यूट एग्जाम कंडीशंस मतलब विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ बुक्स, without taking the help of any study material, without taking the help of anyone. Check yourself that whether you are able to solve this MTP at all or not. Only after that you will be very comfortable in examination. Try to solve as much as mock test paper, as many mock test paper as possible. The institute takes 2 mock test papers, one in the month of March and the other month in the month of April. तो उसी में से मार्च 2022 का हम लोग इस पेपर सॉल्व कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें कुछ चॉइस रहती है. तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे तो घर में सॉल्व करते समय ऑब्वियसली चॉइस के हिसाब से करेंगे. परंतु अभी मैं आपको जब करवाऊंगा तो अपने आप मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा. एक चीज, द सेकेंड एस्पेक्ट, मॉक टेस्ट पेपर को बार बार बोलूंगा मैं, सॉल्व करने के लिए नियम क्या है? पूरा सिलेबस रिवाइज करो, अपने आप करो, मेरी हेल्प नहीं लेनी चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग यू शुड नॉट बी टेकिंग माय हेल्प, मेरा हेल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. तो सर अभी क्या करेंगे? स्टॉप करो क्लास को और अपने आप सॉल्व करो. क्या बोला मैंने, सुना? टेक टाइम, घड़ी देखकर अपने सामने स्टॉप वॉच रख के या फिर क्लॉक रख के, स्टॉप वॉच बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, घड़ी रखकर अपने सामने टाइम के हिसाब से काम करो. ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में आपको वॉच ही पहनकर जाना पड़ेगा. एग्जामिनेशन में आपके पास घड़ी तो रहेगा नहीं, मोबाइल तो रहेगा नहीं, यूज करना अलाउड नहीं, तो आपको वॉच ही यूज करना होगा. चलिए, तो टॉपिक्स एग्जामिनेशन कंडीशंस में अपने आप दीजिए तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेटर रहेगा. बोलिए, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं जस्ट आंसर देखने के लिए कि आपको कोई नया चीज अगर आता है टॉपिक में, वैसा आएगा नहीं. नया चीज अगर आपके मॉक टेस्ट पेपर में आता है तो फिर मैं उसको आपको बता दूं, बट अदरवाइज मेरा पर्पस है आपको सॉल्यूशन करवाना. बट ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है. अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इट्स एब्सोल्युटली नॉट हेल्पफुल फॉर यू. व्हाट यू शुड डू इज ट्राई इट सॉल्विंग ऑन योर ओन, अपने आप सॉल्व करने का कोशिश करो. चले आइए, तो क्लास को स्टॉप करो और अपने आप को देखिए. Mr. Murthy was traveling to Manali with his wife by bus of Himalayan Travels. Due to some technical defects in the bus, the driver has to stop the bus in midway in cold night. बोलिए, ये बोलता है मिस्टर मूर्ति अपनी बीवी के साथ मनाली घूमने गए हनीमून पर, परंतु बस में टेक्निकल डिफेक्ट्स हो गए, तो उसके चलते ड्राइवर को अपना बस रोकना पड़ा. एकदम सर्दी कपकपाती रात. Driver advised the passenger to get the shelter near at a distance of only 1 kilometer from that place. भाई बस सड़क पे रोक दिया और बोला कि पास में एक होटल है, वहां पर जाकर रुक जाओ. 1 किलोमीटर दूर था पर वो. तो क्या हुआ? The wife of Mr. Murthy caught cold and fell ill due to being asked to get down, and she had to walk in cold night to reach hotel. 1 किलोमीटर सर्दी में उसने वॉक किया और उसके चलते उसको सर्दी लग गया. अब बताओ मेरे को. Mr. Murthy filed a suit against Himalayan Travels for damages for personal inconvenience. एक तो पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ, दूसरा होटल चार्जेस लगा, तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ.
तुम लोग बताओ मेरे को, क्या चीज का कंपेंसेशन मिलेगा मूर्ति को? बताओ। 3 चीज का उसने कंपेंसेशन डिमांड किया। कौन कौन सा चीज का कंपेंसेशन? एक पर्सनल इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, हैरेसमेंट हुआ। दूसरा होटल चार्ज, और तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ। तुम लोग बताओ मेरे को क्या तरह का कंपेंसेशन मिलेगा? ये एग्जांपल सेम टू सेम मैंने क्लास में भी बताया था, ये चीज मेरी बुक में भी है, इलस्ट्रेशन बोलकर। मैं अभी आपको पेज नंबर बताता हूं। इलस्ट्रेशन बोलकर बुक में भी है, एक छोटा इलस्ट्रेशन, केस स्टडी बोलकर नहीं है, इलस्ट्रेशन बोलकर। तुम लोग बताओ, डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता। तो डायरेक्ट लॉस कौन कौन सा है यहां पर? डायरेक्ट लॉस ये दोनों डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, पर इनडायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन नहीं मिलता। इसके रेस्पेक्ट में केस है। केस का नाम क्या है बोलो? हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। क्या केस का नाम है? हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। याद आया कुछ? लिख लो। सिर्फ डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ये अपनी बुक में पेज नंबर 9.3 पर जाओ। वहां पर आपको सूट फॉर डैमेजेस के लिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं। देखा क्या? क्या क्या 4 पॉइंट दिए हुए हैं? देखकर बताओ तो क्या लिखा हुआ है? डैमेजेस आर पेड फॉर रेस्टिट्यूशन, कंपेंसेशन इज पेड फॉर प्रॉक्सिमेट या फिर नियर बाय लॉसेस, डायरेक्ट लॉसेस का मिलेगा, पर नो कंपेंसेशन कैन बी पेड फॉर इनडायरेक्ट और रिमोट लॉसेस। ये जब भी डैमेजेस के बारे में सवाल आता है, ये 4 पॉइंट तुम वर्बाटिम लिख सकते हो। क्लेम फॉर डैमेजेस मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल। ये 4 चीज को मैंने बताया था, चाट मसाला है। याद आया कुछ? नहीं लिखा हुआ है क्या? इसके बगल में लिख लो, ये चाट मसाला। चाट मसाला मतलब समझते हो ना? डैमेजेस के क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट धड़धड़ा के तुम लिख सकते हो। लिख लो पेज 9.3 का फर्स्ट बॉक्स, पॉइंट 1 2 3 4 जरूरी। चले जेरोक्स में लिखे, ठीक है, रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रोहन इनकॉर्पोरेटेड 1 पर्सन कंपनी। बोलो मेरे को किसका कंपेंसेशन मिलेगा? 1 मिनट इसमें बोल दो, सवाल के अंदर में बोल दो क्या चीज का कंपेंसेशन मिलेगा? पर्सनल इनकन्वीनियंस और होटल चार्ज का मिलेगा, पर मेडिकल ट्रीटमेंट का नहीं मिलेगा। लिख लो, हाईलाइट करके। डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, पर इनडायरेक्ट लॉस का नो कंपेंसेशन। इनडायरेक्ट लॉस का नो कंपेंसेशन। चलिए अब बोलिए। अरे ये डायरेक्ट लॉस है, ये दोनों, इसका कंपेंसेशन मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का नो कंपेंसेशन। इनडायरेक्ट लॉस हटाना। अब तुम लोग बताओ मेरे को पहले कैसे लिखोगे इसको? पहले ये 4 पॉइंट लिख दोगे पेज नंबर 9.3 का। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आया? फिर उसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, डायरेक्ट लॉस का मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का नहीं मिलेगा। बगल में और लिख लो हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। कॉपी में एक काम करो ना, सॉल्यूशन में लिख लो, पहले पेज 9.3 का, कॉपी में लिख लो पेज 9.3 का फर्स्ट बॉक्स का पॉइंट 1 2 3 4 लिखोगे। फर्स्ट बॉक्स का पॉइंट 1 2 3 4 लिखना। एक्चुअली में कॉपी में ये लिखना जरूरी अच्छा है, रादर देन वापस से उसको कॉपी करो, क्योंकि क्या होगा, तुम जब वो जाकर देखोगे तो तुमको पता लगेगा ओके ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिखना नहीं बल्कि ये रेफरेंस देना। फिर इसके बाद में लिखो कंपेंसेशन इज गिवन फॉर डायरेक्ट लॉसेस नॉट फॉर इनडायरेक्ट लॉसेस। तो लिखा हुआ है हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। हेडली वर्सेस बक्सेंडेल, इसका नाम लिख लो, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल लिखिए। इन द प्रेजेंट केस personal inconvenience and hotel charges
incurred by Mr. Murthy are the direct losses resulting from the breach. So Mr. Murthy can claim damages for पर्सनल इनकन्वीनियंस एंड होटल चार्जेस. ठीक है, पर्सनल इनकन्वीनियंस एंड होटल चार्जेस. अरे बोलो समझ गए कि नहीं? लिखो हाउएवर the medical expenses incurred because his wife caught cold. देखो, because his wife caught cold and fell ill. देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूं मैं, caught cold and fell ill. Caught cold and fell ill is an indirect loss which cannot be claimed. आई, तुम लोग मेरे को बताओ. नेक्स्ट तुम लोग बोलो क्या? रोहन इनकॉर्पोरेटेड अ 1 पर्सन कंपनी. रोहन इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी. रोहन ने क्या इनकॉर्पोरेट किया भाई? ओपीसी. द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट्स द नेम ऑफ हिज ब्रदर विनोद एज अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी. समझ गए? उसका भाई नॉमिनी है. अरे मैंने एक इनकॉर्पोरेट किया कंपनी रोहन, और मेरा भाई ओपीसी नॉमिनी है. अरे ओपीसी में कितना मेंबर होना चाहिए बताओ? एक. मिनिमम कितना? एक. मैक्सिमम कितना? एक. नॉमिनी कितना होना चाहिए? एक. अच्छा, नॉमिनी और मेंबर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन का मतलब जिसके पास आधार कार्ड या इंडियन पासपोर्ट, ऐसे बता देना मैंने, ये सब लिखना हुआ था, आधार कार्ड पासपोर्ट. इंडियन सिटीजन, सिटीजनशिप लाइफ टाइम का होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल का. याद आया कि नहीं? और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, जो कि कम से कम पिछले साल 120 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है, तब उसको मेंबर बनाया जा सकता है, तब उसको नॉमिनी बनाया जा सकता है. परंतु माइनर को एक मेंबर या नॉमिनी नहीं क्रिएट कर. याद आया कुछ? अब आप लोग मेरे को फटाफट बताओ जरा, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो. मिस्टर रोहन इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी. द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट्स. अच्छा, मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम लिखना जरूरी है ना? अरे मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम लिखना कंपलसरी है. जब मेंबर चाहे नॉमिनी को रिप्लेस कर सकता है, नॉमिनी जब चाहे अपने आप को, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है, और अगर जब हम चाहे तब उसको चेंज कर सकते हैं. और दिस चेंज इज नॉट ट्रीटेड एज चेंज इन मेमोरेंडम. याद आया? क्योंकि अगर चेंज इन मेमोरेंडम होता है तो बहुत सरदर्द होता है. रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ता है. किसका? रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ता है. परंतु अगर ये छोटा मोटा चेंज होगा तो इसको चेंज इन मेमोरेंडम नहीं बोला जाए. याद आया? अब आके पढ़ो, सारी चीजें याद होगी ना. रोहन इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी. द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट्स द नेम ऑफ हिज ब्रदर विनोद एज अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी. विनोद भाई साहब को नॉमिनी बनाया हुआ. However, Vinod is starting his new business in abroad. हो, विदेश जा रही है. ये इंडिया में है कि विदेश जा रहा है? विदेश. And needs to leave India permanently. विदेश में जाकर सेटल हो रहा है. क्या वो अब नॉमिनी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. मेंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता.
मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताओ तो? वो लोग नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, आधार कार्ड होल्डर, और साथ साथ में हर साल वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, जो कि साल में कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है। तब जाकर वो ओपीसी का मेंबर बना रह सकता है, और तब जाकर वो ओपीसी का नॉमिनी बना रह सकता है। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। However, Vinod starting his new business abroad and needs to leave India permanently. Permanently विदेश छोड़कर जा रहा है। Due to this fact, Vinod is withdrawing his consent of nomination in the OPC. वो बोलता है भैया अब मैं तो विदेश जा रहा हूं, तो अब मैं अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहा हूं। Taking into consideration the provisions of Companies Act, answer the following given. Is it mandatory to withdraw his nomination in the said OPC? क्या उसको अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना कंपलसरी है कि नॉट कंपलसरी? कंपलसरी। व्हाई इट इज कंपलसरी बताओ तो? क्यों कंपलसरी है, कारण बताओ ना। रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि पिछले साल हर साल 120 दिन या उससे ज्यादा। 3 शर्तें हैं। कौन कौन सा 3 शर्त? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इंडिया के लिए कम से कम कितना दिन? 120 दिन या उससे ज्यादा। याद आया कि नहीं? और वैसे तो लिखा हुआ उसमें वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, परंतु वो चीज काम का नहीं है। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? अरे बोलो भाई। चले बहुत अच्छा, तो लिख लो, कॉपी में लिख लो। सेक्शन 262 लिखो। अरे बोलो समझ के कि नहीं? लिखिए, द मेंबर एंड नॉमिनी मस्ट बी, कॉपी में लिख रहे हो ना? द मेंबर एंड नॉमिनी, अरे पेज नंबर 29.2 की बात कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 29.2 पर कॉमन पॉइंट्स लिखा हुआ है, देखो ना जाकर क्या लिखा हुआ। द मेंबर एंड नॉमिनी मस्ट बी, नंबर 1 नेचुरल पर्सन। अलग अलग लाइन में लिखो ना, मस्ट बी नेचुरल पर्सन। नंबर 2 इंडियन सिटीजन। नंबर 3 रेसिडेंट इन इंडिया who has stayed in India for at least 120 days. Resident in India who has stayed in India for at least 120 days. पुराने जमाने में 182 था, इसलिए बार बार याद आ जा रहा है। 120 days stayed in India, at least 120 days during the last financial year. Clear ना? चल तो बताओ मेरे को, since Vinod is, next para, Vinod is leaving permanently, Vinod is leaving India permanently, it is mandatory for Vinod to, ये रहा देखो, अब इधर इधर, अब ये वाला सेंटेंस लिखूंगा, इट इज मैंडेटरी। क्या लिखा सर आपने? लिख लो, ये वाला सेंटेंस कॉपी कर लो। सो इट इज मैंडेटरी फॉर विनोद टू विड्रॉ हिज नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी। अरे क्वेश्चन देखकर लिखो ना भाई, इट इज मैंडेटरी। अब ये लोग क्या कमाल कर रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है? कैन रोहन मेक हिज 17-year-old सन अ नॉमिनी? क्या रोहन बोलता है मैं अपने बच्चे को अपना नॉमिनी बना देता हूं। माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी। लिख लो, एज पर सेक्शन 262। 262 कैसे लिख रहे हो ना? अरे 2 क्लॉज 62 नहीं समझे? अरे सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, परंतु डेफिनेशन में सेक्शन के बाद क्लॉज। लिख लो, सेक्शन 262, माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी इन ओपीसी। चले आई, अब बाकी 2 क्वेश्चन तुम एक बार थ्योरी अपने आप करो तो देखो जरा, यहां तक 3A तक।
चलिए अब बताइए, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशंस को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, पर वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं मेरे को नंबर बताओ जरा। कंपल्सरी वेवर और वॉलंटरी वेवर। अरे कौन कौन सा था, कंपल्सरी वेवर और वॉलंटरी वेवर। यही वाला क्वेश्चन आरटीपी में भी था ना। A breach of condition can be treated as breach of warranty। कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, पर वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। दो सिचुएशन थी, कंपल्सरी वेवर और वॉलंटरी वेवर। वॉलंटरी वेवर में क्या था, बायर खुद माफ कर दिया या फिर कंडीशन को बायर ने पूरा माफ कर दिया या फिर बायर ने कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर। और वॉलंटरी वेवर का मतलब या तो लॉ ने मना कर दिया, लॉ ने माफ कर दिया, या फिर इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म कर। चलिए, एक्सप्लेन द टर्म कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एग्जांपल भी देना आपको। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। एक बार फिर से बोलो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट। क्या बोला सर, हैपेंस और डज नॉट हैपन, तब आप इसका यूज करते हैं। याद आया सर? ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का बताओ। इसका एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ मेरे को, इन्फोर्समेंट कब होगा? दो तरह की सिचुएशन थी इसमें, दो तरह की सिचुएशन थी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अगर एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन इवेंट हैपनिंग, तब अगर वो इवेंट हैपन हो जाएगा तो इन्फोर्स करवा दो, अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद? और अगर इट इज डिपेंडेंट अपॉन इवेंट नॉन हैपनिंग, तब दो तरह की सिचुएशन, अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो वॉइड हो जाएगा, और अगर उसका हैपनिंग होना इम्पॉसिबल हो जाए तो उसको इन्फोर्स करवा दोगे। याद आया कुछ? एकदम सेम टू सेम पूरा का पूरा टेबल हमारे बुक में दिया हुआ। पेज नंबर बता दो मेरे को जरा। 10.1 होगा मेरे को लग रहा है, 10.1 और 10.2। पेज नंबर 10.1 पर उसका लिख लो। पेज नंबर 10.1 पर उसका डेफिनेशन है फर्स्ट बॉक्स में, सेक्शन 31। सेक्शन 31 में उसका डेफिनेशन है। सेक्शन 2 और सेक्शन 33.2 का बॉक्स उसका इन्फोर्सेबिलिटी है। चलिए, सेक्शन 32, सेक्शन 33, पेज 10.2 उसका इन्फोर्सेबिलिटी है। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे लिए बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ, बोलो क्या है ये क्वेश्चन, कितना बार आपको दिखा है? एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑन वन हैंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप ऑन द अदर। मतलब जब कोई क्वेश्चन नहीं मिले एलएलपी से, ये दे दो। ये कहां पर होगा आप लोग बताइए मेरे को। एलएलपी में कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है, पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्या होता है? कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप का क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। याद आया कि नहीं? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। कोई डाउट है क्या? फिर से बोले। अरे 100% श्योर है कि नहीं? मैं करूं कि हो जाएगा ये अपने आप हो जाएगा? पेज नंबर बता दो मेरे को। 24.1 में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप as per the Indian Partnership Act. Explain any two such elements in detail. Any two such elements in detail. Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business. Can be carried on by all or any of them acting for all. तुम लोगों को तो सब याद है पूरा का पूरा। सेक्शन 4। और अब इसके अंदर में 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे ना। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स होना चाहिए जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप हो सकता है। भगवान कभी आपको पार्टनर नहीं बना। एचयूएफ में पार्टनरशिप नहीं होता। पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ एग्रीमेंट, डज नॉट अराइज आउट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of a business. Sharing of profits is a
कंक्लूसिव एविडेंस की प्राइमा फेसी एविडेंस? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। प्राइमा फेसी की कंक्लूसिव? प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, देखकर लगता है कि जो साधारण तौर पर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, बस इतना ही लिखने से काम हो जाएगा। अब उसमें PQRST जबरदस्ती का मत लिखना। साधारण तौर पर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट प्रॉफिट शेयर करते हैं तो इसका मतलब वो पार्टनर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 लोग हो सकता है प्रॉफिट शेयर करें, बट वो पार्टनर नहीं है। कौन कौन? PQRST। P का मतलब जिसने आपको पैसा दिया, क्रेडिटर्स, पैसा दिया, वो सब थोड़ी लिखोगे। Q का मतलब जिसने आपके लिए कुर्बानी दिया, सर्वेंट और मैनेजर। R का मतलब रानी या फिर राजकुमार, याद है? वाइफ और विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर, याद आया? R का PQRS का मतलब सेलर ऑफ गुडविल, और T का मतलब टकुड़ा बोला था हम लोगों ने, ठीक है? मेंबर ऑफ HUF आर नॉट पार्टनर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट को एक्सप्लेन करोगे। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें कई बार आपको पूछ लेता है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ओनली 1 पर्सन, क्या बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पर्सन? क्या सर, ये तो अकाउंट्स में ट्रू फॉल्स में देखा था। अकाउंट्स के ट्रू फॉल्स में था ना? अरे बोलो ना। चलिए, कपिल वेंट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू परचेज अ स्टील पैन। वाओ, स्टील का कढ़ाई खरीदने गया। स्टील का इसमें खाना। He asked the salesman about the area in departmental store where steel pans are kept। भाई मेरे को ऐसी जगह बताओ डिपार्टमेंटल स्टोर में जहां पर स्टील के कढ़ाइयां पड़ी होती है। समझ गए? अब सोचो, जा रहा जाकर सोचकर बताओ क्या होगा, सोचकर बताओ। वो कुछ दूसरा चीज लेकर आ जाएगा, परंतु अब आगे पढ़ो, देखो क्या होता है। The salesman indicated in the area with the instruction that with steel pans, other metal pans were also kept। भाई ये वाली एरिया में देखिए ना आप, यहां पर स्टील का भी है, एल्यूमिनियम का भी है, चांदी का भी है, सोने का भी है, प्लैटिनम का भी मिल जाएगा आपको। क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे समझ रहे हो ना, मट्टी का कढ़ाई भी मिल जाएगा आपको। फिर बोलो, कपिल रॉन्गफुली पिक्ड एन एल्यूमिनियम पैन इन प्लेस ऑफ स्टील पैन। भाई हम दुकान में जाएंगे, क्या स्टील, क्या एल्यूमिनियम, क्या भाई हम लोग तो समझ जाएंगे, परंतु कई कई चीजें कौन सा स्टिकी है, कौन सा नॉन स्टिकी है, ये सब नहीं समझ में आता। फिर बोलिए, तो रॉन्गफुली वो एल्यूमिनियम का कढ़ाई उठाकर ले आया। अब क्या होगा? उसकी बीवी उसको मारेगी, तो उसी से मारेगी। अब क्या करेगा? इसमें एक सेंटेंस और जोड़ना चाहिए था, ठीक है? धूम। अब वो डैमेजेस क्लेम करेगा, अपनी वाइफ से मार खाया, तब तुम हेडली सेंटेंस में लिखोगे डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलता है, इनडायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन नहीं मिलता। हम क्या करें, तुमने मार खाया तो। द सेल्समैन वॉच बट सेड नथिंग टू कपिल। सेल्समैन देख रहा है पर कपिल को कुछ बोला रहा है। अब बताओ क्या होगा? कपिल रीच्ड हिज हाउस एंड फाउंड दैट पैन वाज नॉट अ स्टील पैन। देखो मेरी बात समझो, सेल्समैन वॉच बट सेड नथिंग टू कपिल, इसका मतलब क्या हुआ? सोचकर जवाब दो। सेल्समैन देख रहा है पर उसने कुछ बोला नहीं। इज इट अ फ्रॉड? सोचकर बताओ, उसने कुछ बोला नहीं। इज इट अ फ्रॉड कि नॉट अ फ्रॉड? नॉट अ फ्रॉड, क्योंकि साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट 2 केसेस में इट्स अ फ्रॉड। जब चुप रहना ही आपके बोलने के बराबर है, और when there is a legal duty to speak। याद आया? साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, मियर साइलेंस इज अ फ्रॉड की नॉट अ फ्रॉड? नॉट अ फ्रॉड। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रॉड वाला केस का बहुत गजब का एग्जांपल दे दिया ये। Kapil reached his house and found that the pan was not a steel pan but actually an aluminium pan. Kapil filed a suit against departmental stores for fraud. बोलो, is silence as to a fact is fraud? No. But 2 exceptional केस में फ्रॉड है, ये 2 exceptional केस में फॉल नहीं करता, और यहां पर फ्रॉड नहीं है। और साथ ही साथ कैविएट एम्प्टर, क्या बोला जाएगा? कैविएट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी बायर। बायर का जिम्मेदारी है कि वो सामान को खरीद कर, ठोक परख कर, चेक करके, वेरीफाई करके, जो सामान उसको खरीदना है वही सामान लेकर आया, जो उसके पर्पस को सूट करता है कि नहीं वही लेकर आया कि नहीं, तब जाकर
बायर रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज मतलब हमेशा बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। याद आया? तो ये चीज आपको लिखना होगा। डिस्कस वेदर कपिल इज एलिजिबल टू फाइल अ सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द डिपार्टमेंट स्टोल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत मजेदार क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं? क्या लिखोगे तुम लोग बताओ तो जरा। साइलेंस एज टू अ फैक्ट इज नॉट फ्रॉड, लिख लो। सेक्शन नंबर कौन सा है बताओ? 17 लिखो। एज पर सेक्शन 17 ऑफ टीका, टीका नहीं लिखोगे एग्जाम में। एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, silence as to a fact is not a fraud. Silence as to a fact is not a fraud. However, in two cases, silence is treated as fraud. Number one, तुम लोग बोलोगे? अरे नंबर वन तुम लोग बोलोगे? When there is a legal duty to speak, when there is a legal duty to speak, or number two, when there is a legal duty to speak, number two, when silence is equivalent to speech. When silence is equivalent to speech. Clear? Like in the present case, the salesman is silent as to the fact that Kapil was wrongfully picking up an aluminum pan in place of steel pan. Clear? बोलो मेरे को, तुम लोग बोलोगे? Silence as to fact is not fraud. Silence as to fact is not fraud. Next para. Moreover, as per section 16 of Sale of Goods Act, caveat emptor है, याद आया? मोरोवर लिख रहे हैं ना, मोरोवर का मतलब इसके साथ ही साथ। मोरोवर as per section 16 of Sale of Goods Act and doctrine of caveat emptor, section 16 of SOGA and doctrine of caveat emptor. caveat emptor का स्पेलिंग लिखने का जरूरत है क्या मेरे को? buyer is responsible for wrong selection of the good. चले, so in the present case Kapil cannot file a suit for fraud. Cannot file a suit for fraud. चले,
टू रिमूव दिस। मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। अब बोलो, डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, बोलो मेरे को क्या होगा। बहुत अच्छे, कई स्टूडेंट्स इसमें राइट ऑफ लिएन, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट और रीसेल लिख देते हैं और फिर लिख कर आते हैं, फिर लिख कर आने के बाद में बोलते हैं मेरे को तो सेक्शन नंबर के साथ हम राइट ऑफ लिएन, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट और रीसेल लिख दिया था, फिर भी मेरा आंसर क्यों काट। आप क्या बोल रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स है कि राइट्स अगेंस्ट द बायर है? बायर है। ये गलती हो जाती है ना, तुम लोग भी वही सोच रहे थे ना अभी। अनपेड सेलर का क्या क्या अधिकार होता है, ये तो इन्होंने इतना जल्दी बोल दिया, नहीं तो मैं आपको एक बार वेट करने बोलता और ढूंढने बोलता, और कई लोग पेज नंबर तक गलत बता रहे थे बुक में देखकर भी। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स बता रहे, राइट ऑफ लिएन, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, रीसेल, और साथ ही साथ वो लोग अनपेड सेलर को डिफाइन करने लगते। एज पर सेक्शन 45 ऑफ सेल ऑफ गुड्स आर, अनपेड सेलर मींस हु हैज नॉट बीन पेड, मतलब अनपेड सेलर का मतलब डिफाइन करने लगते वो लोग सेक्शन 45। माय गॉड। और राइट्स अगेंस्ट द गुड्स लिखना चालू कर देते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। पेज नंबर बोलो मेरे को। 16.5 ना। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स लेना है कि राइट्स अगेंस्ट द बायर लेना है? लिख लो, बी केयरफुल, एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब। राइट्स अगेंस्ट बायर पूछा है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स नहीं पूछा। राइट्स अगेंस्ट क्या बायर पूछा है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स नहीं पूछा। तो पेज नंबर बता दो मेरे को। 16.5 बोल रहे क्या क्या राइट्स है? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। माय गॉड, अरे बोलो। पेज नंबर 16.5 राइट्स अगेंस्ट द बायर, सेक्शन 55 से 61 देख लो। सेक्शन 55 से 61। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब मेरे को दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या चीज से कनेक्टेड है बताइए। मिस्टर ऑब्वियसली पार्टनरशिप है, परंतु क्या चीज से कनेक्टेड है पार्टनर? मिस्टर एम इज वन ऑफ द 4 पार्टनर्स इन मेसर्स XY एंटरप्राइज। बहुत अच्छी बात। कितना पार्टनर्स है XY पार्टनरशिप में बताओ? 4। वन ऑफ द 4 पार्टनर्स, वन ऑफ द 4 पार्टनर्स। बोलिए। He owes a sum of 6 crore to his friend Mr. Z, who is unable to pay on due time. 6 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपया बताओ? 6 करोड़। समझ गए कि नहीं? एक फ्रेंड से लोन लिया हुआ है 6 करोड़ का, परंतु अभी तक रीपेमेंट नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया? उसने क्या सोचा, भैया लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो मेरा पार्टनरशिप में जो शेयर है वो हम बेचना चाहते, मेरे को चाहिए नहीं अशांति। अरे हम लोग एग्जाम्पल में समझाया था अशांति, याद है? मैंने सब पार्टनरशिप में बताया था शांति, और इसमें बताया था ऐसी अशांति। अरे यार तो अब इस पे मत बोलना सर, इसको तो शांति मिलेगा, अरे ये सब मत बोलना, वो मजाक की बात। अरे बात समझ में आया? तो मैं अपना शेयर बेचकर लोन रीपेमेंट करना चाहता हूं। सो ही वांट्स टू सेल हिज शेयर फॉर सेटलिंग द अमाउंट। भैया अमाउंट सेटल करने के लिए 6 करोड़ रुपए सेटल करने के लिए मेरा पार्टनरशिप फर्म में 25% प्रॉफिट होगा शायद, वो ले लो तुम, अच्छी बात है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैन मिस्टर एम वैलिडली ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म? बताओ मेरे को, क्या वो वैलिडली ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी। अच्छा, जो नया आदमी आएगा, बायर जो आएगा, उसका जो दोस्त आएगा, वो उसको पार्टनर का अधिकार नहीं मिलेगा। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, बिजनेस में इंटरफियर नहीं कर सकता, पार्टनर को सू नहीं कर सकता। परंतु जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा या फिर उस पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, तब वो उसका सू कर सकता है और अपना अधिकार ले सकता है, अपना अधिकार ले सकता है। आई भाई साहब, कैन मिस्टर एम वैलिडली ट्रांसफर इंटरेस्ट? क्या? यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी।
ये मैंने जो आपको जवाब दिया, ये पॉइंट नंबर 2 का भी आंसर दे दिया। अच्छा, सेक्शन नंबर बोल दो ना मेरे को जरा। 29। पेज नंबर बोल दो ना मेरे को। 21.1 बोल रहे हैं। सही है कि गलत है? एकदम वर्ड टू वर्ड। यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। What would be the rights of transferee in case Mr. ZM wants to retire from the firm after a period of 6 months from the date of transfer? इसमें लिखोगे वो। एक मिनट मेरी बात समझो। सेक्शन 29 में ये वाला पार्ट पहले आंसर में लिखोगे और ये वाला पार्ट सेकंड आंसर में लिखोगे। अरे क्या बोला मैंने, सुना नहीं? समझ में आया क्या चीज? वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं कर सकता, एक अकाउंट चेक नहीं कर सकता, उसको जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज पार्ट 1 में लिखो। और फिर उसके बाद क्या बोला? अगर 6 महीने के बाद वो पार्टनर रिटायर होना चाहता है तब उसके पास क्या है? वो सू कर सकता है, अपना एसेट्स को ले सकता है। एम आई क्लियर इन दिस? लिख लो ना, लिखो। As per section 29 of TIPA, as per section 29 of the Indian Partnership Act, a person can transfer his share in the partnership firm. A person can transfer his share in the partnership firm with the consent of all partners. With the consent of all partners. However, अब ये 3 पॉइंट लिख लो। अरे 3 पॉइंट क्या लिखोगे? However, the transferee is not entitled. Transferee is not entitled. Number 1 to interfere. ये रहा, लिखो ना ABC. अरे यहां तक लिखो ना भाई। Is not entitled to interfere with the conduct of the business, to require accounts. अरे बोलो क्लियर ना? or to inspect books of the firm, but he is only entitled to receive share of profits and he is bound to accept the profit as agreed. यहां तक लिख। पार्ट 2 में क्या पूछा क्वेश्चन? अरे बोलो ना यार, क्या पूछा? What would be the rights of transfer in case Mr. M wants to retire from the firm after a period of 6 months? तो तुम लोग बताओ मेरे को, ये लिख लोगे ना? ये ऑन डिसोल्यूशन वर्ड नहीं लिखोगे, लिखो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरर पार्टनर। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरर पार्टनर, the transferee is entitled for, लिख लो पूरा, share on the date of dissolution. So
after M's retirement, Mr. Z can claim his share in the assets क्या लिखा? He can claim his share in assets sue for accounts from the date of retirement. Can sue for accounts from the date of retirement. आई इसको मेरे को हटाना पड़ेगा प्लीज. Sue for accounts from the date of retirement. रिटायरमेंट के बाद के लिए सू कर सकता है अकाउंट्स का देखने के लिए. अब मैं नहीं बोलूंगा. क्वेश्चन 5 बोलता है, तुम लोग बताओ ये क्वेश्चन क्या तरह का क्वेश्चन है. सोहन इज अ ट्रेडर इन सेलिंग ऑफ वीट. वीट बेचता है. विनोद कम्स टू शॉप एंड आस्क्स सोहन टू शो गुड क्वालिटी वीट. अच्छा क्वालिटी का वीट दिखाओ मेरे को भाई. विनोद इज सेटिस्फाइड बाय द क्वालिटी ऑफ वीट. हम सोहन है, हमारी दुकान में एक विनोद आया, उसने वीट देखा, उसको पसंद आ गया विनोद. सोहन एग्रीज टू सेल 100 बैग्स ऑफ वीट टू विनोद ऑन 10 जून. हम तुमको 100 बोरा वीट दे दें, खाओ घर में 10 बरस तक. 100 बोरा वीट कितना? द डिलीवरी वीट एंड पेमेंट वाज टू बी मेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. डिलीवरी 3 महीने के बाद और पैसा भी 3 महीने के बाद, बाय 10 सितंबर बाय विनोद. अच्छी बात है. अरे 3 महीने के बाद डिलीवरी देंगे और पैसा भी 3 महीने बाद. बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू विनोद, मैंने माल बेच दिया. सोहन गेट्स अनदर विक्रम शॉप हु इज टू पे हायर प्राइस फॉर द वीट. ले भाई अब बताओ ये क्या बोला, समझ में आया? सोहन ने विक्रम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 बोरा वीट बेचने के 3 महीना बाद. परंतु अभी मेरी दुकान में एक दूसरा कस्टमर आया, वो ज्यादा दाम देने को तैयार है. मैं क्या करता हूं, उसको बेच दी. सोहन सेल्स द गुड्स टू विनोद which were सोहन सेल्स द गुड्स ऑफ विनोद. गुड्स ऑफ विनोद, विनोद वाला सामान which were already lying in possession even after sale. which were all, ये वाला लाइन दे करना हिंट दे दिया आपको. ये क्वेश्चन में ये वाला लाइन देकर आपको हिंट दे दिया. सेलर एंड पोजेशन का क्या चीज का हिंट दे दिया? बोलो. सेलर एंड पोजेशन समझ में आ रहा है? क्या चीज है ये बताओ मेरे को. कोई एक टॉपिक था, एक अच्छा सा प्यारा सा स्क्रिप्ट है. निम्मो दांत क्यों नहीं धोती. नेमो डैट क्योर नॉन हैबिट का एक्सेप्शन था ना ये. सिप सेलर एंड पोजेशन. अगर रिवाइज करते समय अगर तुम ये नहीं पढ़े कि किसमें क्या चीज है, अब क्या फायदा? रिवाइज करने का पर्पस क्या है? कौन से टॉपिक में? अब मैंने ये तुमको सिप तो समझ में आ गया, पर ये क्या चीज में है ये चीज तुमको याद नहीं आ रहा. नॉन ओनर बेच नहीं सकता, बट उसके एक्सेप्शनल केसेस में नॉन ओनर भी बेच सकता है. समझ गए ना? ये हिंट दे दिया टू विक्रम. विक्रम हैज नो नॉलेज दैट सोहन इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स. मैं सोहन हूं, मैंने विनोद को माल बेच दी. 3 महीने बाद डिलीवरी और 3 महीने बाद पैसा होगा. मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है पोजीशन. एक दूसरा कस्टमर आया विक्रम, मैंने उसको विक्रम को बेच दिया. वो बोरी को बेताल की तरह लेकर चला गया. उसको मालूम ही नहीं है कि पहले विनोद को ये माल बेचा जा चुका. अब बताओ समझ गए ना? विथ रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट discuss if such a sale is a valid sale ki not a valid sale. डायरेक्ट आंसर मत लिखना कि वैलिड सेल है, कंडीशन लिखना है. क्या क्या 3 कंडीशन है? सेप का 3 कंडीशन बोलो. गुड्स का पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ बायर, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स, और बायर इज इन गुड फेथ. तीनों पास हो गया ना? गुड्स का पोजेशन है विद द कंसेंट ऑफ बायर, गुड्स का या ड्यूटी का पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ बायर. दूसरा क्या? एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी, और बायर
विक्रम इज इन गुड फेथ। तीनों कंडीशन पास हुआ कि नहीं? इट्स अ वैलिड सेल कि नॉट अ वैलिड सेल? वैलिड सेल। लिखो फटाफट लिखो, लिखो। The above case relates to exception of doctrine of caveat emptor. Exception to doctrine of nemo dat cured non habet। माफ करिए, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट। अब स्पेलिंग वहां से ढूंढो जाकर, मेरे को मत पूछ। लेकिन एज पर दिस डॉक्ट्रिन a non-owner cannot sell. However, as per this doctrine, non-owner cannot sell. However, बोलो मेरे को, क्या लिखा? However, non-owner cannot sell. However, in 8 exceptional cases, even a non-owner can sell. Even a non-owner can sell. One of the exceptions given under section 30 is, अब तुम लिखोगे, सेल बाय सेलर इन पोजेशन सिप नहीं, अरे सिप क्या, अरे सिप क्या होता है? अरे तुम थोड़ी ना एग्जाम में सिप लिखोगे, सिप बिप हिप ये सब थोड़ी लिखोगे। सेल बाय ए सेलर इन पोजेशन लिखो। A sale of goods by a seller in possession of goods even after he has already sold the goods. Even after he has already sold the goods. क्या लिखा? Even after he has already sold the goods will be a valid sale if all the following conditions are satisfied. तुम लोग बोलो मेरे को क्या क्या कंडीशन। नंबर 1, the seller has possession of goods with the consent of buyer. Seller has possession of goods with the consent of buyer. लिखा? Number 2, seller is acting in ordinary course of business. Seller is acting in ordinary course of business. अरे क्लियर है कि ना है? नंबर 3, bar is acting in good faith without notice of the previous sale.
लेकिन इन द प्रेजेंट केस, नेक्स्ट पैरा, विदाउट नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल, नेक्स्ट पैरा में बोलो, तुम लोग बोलो क्या होगा। इन द प्रेजेंट केस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि ना है, लिख लो। इन द प्रेजेंट केस ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्या क्या बोलो। इसमें अगर एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स का है तो पूरा लिख सकते हो। सोहन हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स विथ, सोहन हैज द पोजेशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बायर, सोहन हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ विनोद, Sohan is acting in ordinary course of business. Sohan is acting in ordinary course of business. और तीसरा बोलो, the buyer Vikram is acting in good faith. Buyer Vikram is acting in good faith विदाउट, या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख सकते हो, एंड हैज नो नॉलेज दैट सोहन इज नॉट द ओनर। अरे क्लियर ना? सो दिस इज अ वैलिड सेल बाय सोहन टू विक्रम। No knowledge that the Sohan is not the owner of the goods, ये रहा, या no knowledge of previous sale। एक्चुअली मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना चाहता हूं, उसको पुरानी वाली सेल के बारे में पता नहीं है, या फिर उसको पता नहीं है कि ये मालिक थी। दिस इज अ वैलिड सेल, नेक्स्ट बार कंक्लूजन। सो दिस इज अ वैलिड सेल मेड बाय सोहन टू विक्रम। आई, अब ये वाला क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं तुम बोलोगे। बोलता है एबीसी लिमिटेड वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड बेचता है। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? परचेज ऑफ आयरन रॉड। आयरन रॉड खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क। बात खत्म। फाइनेंस का काम करना चाहता है, अल्ट्रावियर्स ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है। लेटर ऑन द कंपनी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रावियर्स। सही है कि नहीं? ये केस स्टडी नहीं है, थ्योरी है, पढ़ो। विथ रेफरेंस टू द सेम ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावियर्स। ये थ्योरी बोल रहा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रावियर्स एक्ट ऑफ द कंपनी। अगर मेमोरेंडम के बाहर अगर कोई एग्रीमेंट किया तो वो वैलिड नहीं। कोई भी काम अगर एंसिलरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज में नहीं है तो भी वैलिड नहीं है। और भले कंपनी के मेमोरेंडम में ये भी लिखा हुआ है डायरेक्टर कैन एंटर इनटू एनी बिजनेस व्हिच दे सीम्स प्रॉफिटेबल, तो भी उससे कोई मतलब नहीं। याद आया? उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? ऑल एग्रीमेंट्स अल्ट्रावियर्स आर वॉइड इफ द कंपनी हैज रिसीव्ड सम बेनिफिट, द कंपनी हैज टू रिटर्न द बेनिफिट्स। इफ द डायरेक्टर्स हैज मिसअप्रोप्रिएटेड, the directors are personally responsible, but if they have legally spent it, they are not liable। अगर उसका लीगली अगर स्पेंडिंग कर चुका तो उसके लिए लायबिलिटी नहीं है। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा प्लीज। कैन आई रिमूव दिस? थ्योरी है। पेज नंबर बता दो मेरे को। पेज नंबर 32.1 बोल रहे हैं, पूरा पेज 32.1 का थ्योरी है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। एक बार फिर से बोलो, एशबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। रेलवे एंड एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। हटाए ना, उसका केस का नाम लिख दोगे खाली, वो सब मत लिखोगे डिटेल। मतलब ये केस स्टडी नहीं है, ये थ्योरी है।
एक्सप्लेन व्हाट इज सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद इंपॉसिबल हुआ कि पहले से इंपॉसिबल था? बाद। पर 5 केसेस में सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। 5 केसेस में मिलता है, 4 केसेस में बेनिफिट। क्या क्या 5 केसेस में बेनिफिट मिलता है? जब लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, आदमी खत्म, सामान खत्म, शांति खत्म। 5 केसेस में सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हो सकता है। नहीं याद आया सर? क्या क्या 5 केसेस में बेनिफिट मिलता है? लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, सामान खत्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आदमी खत्म या उसका दिमाग खत्म, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तब सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? सेक्शन नंबर 56, पेज नंबर बता दो मेरे को। 8.5। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब जो बेनिफिट मिला है वो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। अरे जो बेनिफिट मिला है वो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। लिख लो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड द बेनिफिट हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक। लिख लो, इफेक्ट के लिए लिख लो। पहले पेज नंबर 8.5 का सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का मीनिंग और 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। 8.5 मैं देखा नहीं पेज नंबर। एट 8.5 सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का मीनिंग और 5 पॉइंट्स। लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, ये लिख लो ब्रैकेट में। लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, सामान खत्म, आदमी खत्म, शांति खत्म। को एक्सप्लेन करो, मतलब को स्टेट करो, एक्सप्लेन नहीं। ठीक। अच्छा, वो 4 कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है। नीचे में जो 4 एक्सेप्शनल केस है इसमें बेनिफिट नहीं मिलता, वो लिखने का जरूरत नहीं है। जबरदस्ती क्यों लिखोगे सर? उसका इफेक्ट क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड and any benefit received has to be returned back. चलिए, इसको मैं हटा रहा हूं प्लीज। तुम लोग बताओगे। Subject to an agreement by partners, state the rules that should be observed by partners in settling the accounts of the firm after dissolution under the provision of Indian Partnership Act. अकाउंट्स को सेटल करने के लिए क्या नियम, कायदे, कानून है? पहले आपको सिक्योर्ड लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा। पहले एसेट्स को बेच दो, लायबिलिटीज को पेमेंट करो। तो पहले सिक्योर्ड लोन, कौन सा लोन? सिक्योर्ड। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिट, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, उसके बाद पार्टनर लोन, फिर उसके बाद पार्टनर सरप्लस बचेगा तो पीएसआर। याद है तुम लोगों को? तो बहुत अच्छा, मजा आ गया। पेज नंबर बोल दो जरा। पेज 23.4 सेक्शन 48 ऑफ टीपा, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्लियर है कि नहीं? अरे मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा, बोलो भाई। अच्छा, इसका बुकिश लैंग्वेज जो है ना वो तुमको इसका सॉल्यूशन में मिलेगा। देखो, बुकिश लैंग्वेज समझ रहे हो? The assets of the firm, including any sums contributed to make up deficiency, must be applied in the following manner. An order in paying the debts of the firm to third parties, outsider को पेमेंट करें. In paying each partner ratably what is due from his capital, capital का पेमेंट करो. फिर in paying each partner ratably what is due to on account of capital. अरे ये कैपिटल नहीं होगा, लोन होगा ये. पहले लोन के लिए फिर कैपिटल के लिए, और रेसिड्यू को पीएसआर में बांटना है. चलिए इसको रिमूव करना होगा मेरे को. चलिए
कंपनी लॉ का कुछ खास केस स्टडी पूछा नहीं था, एक पूछ लिया, दो केस स्टडी पूछता ना। मिस्टर राज फॉर्म्ड अ कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ 50,000. He sold his business to another company for 40,000. 50,000 का कैपिटल था, 40,000 में बेच दिया. For the payment of sale, he accepted shares worth 30,000. 3,000 shares of ₹1 each. ठीक है, ये क्या केस है तुम लोग बताओगे? तुम लोग का पढ़ा हुआ है, तुम लोग आराम से शांति से देखो, पूरा पढ़े बिना ही बोल दिए, पूरा पढ़े तब ठीक। एक कंपनी का मतलब मेरा एक बिजनेस है, अनदर कंपनी को 50,000 का कैपिटल था, मैंने अपना बिजनेस दूसरे को 40 में बेच दिया, बिना बात के घुमा रहा है, कोई मतलब नहीं। मैं अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच दिया, फॉर द पेमेंट ऑफ सेल ही एक्सेप्टेड शेयर वर्थ 30,000, जबरदस्ती घुमा रहा है, 30,000 का शेयर मिला, बैलेंस 10,000 वर कंसिडर्ड एज लोन एंड मिस्टर राज सिक्योर्ड द अमाउंट बाय वे ऑफ डिबेंचर। एक राज ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एक कंपनी, उसके बदले में शेयर्स मिल गया उसको 30 का और डिबेंचर मिल गया 10 का। His wife and 3 daughters, ये वाला लाइन पढ़ते ही सब कुछ याद आ जाए सबको। His wife and 3 daughters took 1 share each. तुम लोग को याद होगा सोलोमन की 4 बीवियां और 1 बच्चा था। नहीं, एक बीवी और 4 बच्चे। मैं बार बार गलती करता हूं, बार बार यही गलती होता है मेरे, तो गलती नहीं मत करना ऐसा, मतलब एग्जाम में भी मत करना और लाइफ में भी मत करना। चलिए, उसकी 3 बच्चे और एक वाइफ ने, एक वाइफ एक ही तो होगी, एक शेयर ले लिया। ये लाइन पढ़ते ही तुमको कुछ याद आ जाएगा। केस का नाम क्या था बताओ? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। परंतु स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, क्या पता क्वेश्चन में कुछ अलग हो तो, कौन जानता है, क्वेश्चन में कुछ अलग हुआ तो सोलोमन वर्स, मतलब ये सब ट्रैप होते हैं। अब इस क्वेश्चन में अलग है कि नहीं वो मैं नहीं बोलूंगा, वो तुम बोलोगे। ओइंग टू अ स्ट्राइक इन द कंपनी, ये जूते का बिजनेस ट्रांसफर किया था सोलोमन में और बिजनेस रिसेशन के चलते बिजनेस बंद हो गया। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला? ओइंग टू स्ट्राइक इन द कंपनी वाज बाउंड अप, कंपनी बाउंड अप हो गया। मिलता जुलता सा सुना हुआ है ना। द एसेट्स ऑफ द कंपनी वर वैल्यूड एट 6,000। लो, कंपनी का डिबेंचर है 10,000 का, कंपनी का एसेट से 6,000। डेट्स ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वर 8,000। ओ माय गॉड, रुको, डिबेंचर जो होते हैं तुम लोग को अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा था, नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर्स नॉर्मली क्या होते हैं? सिक्योर्ड। याद आया? तो कंपनी का डिबेंचर से कितने का? 10, और कंपनी का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का? 8। पहले एकदम आराम से शांति से देखो, कंपनी का डिबेंचर्स कितने का है? 10, कंपनी का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का है? 8, और कंपनी का एसेट्स बेचकर कितना मिला? 6। जब कंपनी का एसेट्स बिकेगा तो सारा लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, तो पहले किसको देंगे? सिक्योर्ड वाले को कि अनसिक्योर्ड वाले को? सिक्योर्ड डिबेंचर को मिलेगा। सिक्योर्ड डिबेंचर किसके पास है? राज, नाम तो सुना होगा। अरे सिक्योर्ड डिबेंचर किसके पास है? राज, जो आदमी और उसकी 3 बीवी और 1 बच्चा, याद है इसी क्वेश्चन? अरे बार बार गलती कर रहे हैं, 1 बीवी और 3 बच्चे, लोग के पास शेयर है ना, तो वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी है और साथ ही साथ शेयर होल्डर भी है। अब क्या होगा तो सोचकर बताओ क्या होगा? वो कानूनी तौर पर बोलेगा मेरे को पैसा लाओ, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, डिबेंचर होल्डर का लिस्ट में भी मैं हूं, पहले मेरे को 8,000 दे दो, 6,000 दे दो मेरे को, तो 6,000 मेरे को दे दो, तो मेरा 6,000 मेरे को दे दो, तो बच गया कितना? मेरा 4,000 और बाकी लोगों का 8,000। अब जो उसके बाद बचेगा उसमें भी 1:2 में हम लेंगे रेशियो। बाकी क्रेडिटर लोग चिढ़ गए। मिस्टर राज रिटेन द एंटायर सम ऑफ 6,000 एज पार्ट पेमेंट ऑफ लोन। ओ माय गॉड, वो 6,000 का पूरा एसेट्स उठाकर ले गया, बोलेगा हम कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। अब कंपनी के क्रेडिटर ने क्या बोला? तो दिस द अदर क्रेडिटर ऑब्जेक्टेड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देता तो अच्छा रहता, पर क्वेश्चन में सब हिंट दे देता। क्या बोलूं? Their contention that a man could not own any money to himself, the entire sum should be paid for them.
अच्छा क्वेश्चन दिया है वैसे, मतलब हिंट नहीं दिया कुछ, नहीं तो हिंट अगर दे देता कि राज बोलता है कि कंपनी और हम लोग दोनों सेपरेट, अगर ये हिंट दे देता तो स्टूडेंट ओ कॉर्पोरेट व्हील से रिलेटेड है, पर ये हिंट नहीं दिया, हिंट नहीं दिया, अच्छा किया। क्या दिया क्वेश्चन में? एंड द एंटायर सम ऑफ 6000 शुड बी पेड टू देम। बोलता है ये तुम लोग सारा बदमाशी कर रहे हो, तुम अपने आप को पैसा दे रहे हो, शेयर होल्डर मजाक चल रहा है, शेयर होल्डर को लास्ट में मिलता है, लो सारा का सारा पैसा मेरे को, हम लोगों को मिलना चाहिए, क्रेडिटर लोग बोलते हैं। तुम लोग को ऐसा पूरा हिंदी में एक लिखवाया था, केस का नाम क्या है बताओ? सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड, याद आया? उसको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखने से सारा चीज तुमको याद है ना, खाली बुक में पढ़ने से नहीं, समझकर लिखा था ना हम लोगों ने, हिंदी में केस को लिखा था कि नहीं? ये मेरी आदत है, मैं सारा केस स्टडी को क्वेश्चन को और जो केस लॉ है उन सबको हिंदी में लिखवा देता हूं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रियल लाइफ एक्चुअली फॉर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नहीं तो किताबी ज्ञान खतरे जान, रट्टा मार के समझ नहीं आएगा। एग्जामिन द राइट्स ऑफ राज एंड अदर क्रिएटर्स, हु विल सक्सीड, कौन जीतेगा? जीतेगा भाई जीतेगा, राज भैया जीतेगा, समझ गए ना? जीतेगा भाई जीतेगा, कौन जीतेगा? राज भैया जीतेगा। अरे समझ गए ना? क्यों जीतेगा बताओ तो? सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या डिक्लेयर किया गया था? कंपनी और उसका शेयर होल्डर दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेट व्हील है। Shareholders are protected from the misdeeds of the company is protected from misdeeds of shareholder, दोनों सेपरेट एंटिटी। बस यहीं पर छोड़ देना आंसर, जबरदस्ती का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मत लगाना, तो पूरा अलग ही हो जाएगा। अच्छा मेरे को आप ये बताइए, कॉर्पोरेट व्हील में क्या था और लिफ्टिंग में क्या था? बताओ मेरे को, कॉर्पोरेट व्हील में क्या था? कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट होता है, और लिफ्टिंग में क्या होता है? कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम। व्हील का मतलब पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया ना? पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, ये गाना था एक्चुअली। अरे बोलो क्लियर ना? चलिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस का नाम क्या था? सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी। उसमें आप एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना सलमन एंड सलमन कंपनी लिमिटेड को, भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। The facts of this case are similar to Salman and Salman versus Company Limited. लिख लो, the facts of this case are similar to Salman versus Salman and Company Limited. Salman versus Salman and Company Limited. अरे भाई क्लियर है कि नहीं? लिखिए, as per the concept of corporate wheel theory, as per the doctrine of CVT, as per the doctrine of corporate wheel theory, CVT मत लिखना एग्जाम में कभी भी, शॉर्ट फॉर्म नहीं, as per the doctrine of corporate wheel theory, डॉक्ट्रिन नहीं, as per doctrine नहीं, as per corporate wheel theory, company and shareholders are treated as separate from each other. लिखिए नेक्स्ट पैरा, the members are protected from, the members are shielded from liabilities of company members are shielded from liability of the company, and if the company incurs any debt or contravenes any law, देखो बुक में लिखा हुआ है, अरे पेज नंबर 28.2 पर हूं मैं, and if the company incurs any debt or contravenes any law, the member should not be liable for those errors. ये मैंने तुमको हाईलाइट करवा के बोल दिया, ये चाट मसाला है, याद है?
लिखिए, अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. The company is distinct and separate from its members. लिखिए, in the present case, the company is distinct and separate from its members. लिखिए, in the present case, Mr. Raj, नाम तो सुना होगा, नहीं, ये मत लिखना. In the present case, Mr. Raj is separate from, is distinct from, या distinct or separate from the company. He is a secured creditor. He is a secured creditor. ब्रैकेट में लिखो having secured debenture of 10,000. He is a secured creditor having secured debenture of 10,000. Bracket close. Secured creditor having secured debenture of 10,000 of the company. अरे क्लियर ना? Of the company. So बोलो मेरे को क्या होगा आगे सेंटेंस, तुम लोग बताओगे. नहीं, so when the company is wound up, when the company is wound up, so मत लिखो, लिखो when the company is wound up, the assets of the company are realized and firstly paid to secured creditors. And firstly paid to secured creditors and later on to unsecured liabilities. Firstly paid to secured creditors and then to and later on to unsecured creditors. Clear? अब clear मत लिख देना. Firstly paid to secured creditor and then to unsecured creditors. बताओ मेरे को तो क्या होगा, तुम लोग बताओ. Raj being a secured creditor and claim full. Raj being a secured creditor can first claim. Raj being a secured creditor has a first claim on the assets. Raj being a secured creditor has a first claim on the assets. अब देखो ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया ना? नहीं आया? अब क्वेश्चन में आ जाओ. अब क्वेश्चन क्या है? तो अब तुम ये भी लिख सकते हो. एक मिनट. सो द कंटेंशन दैट ऑफ द क्रेडिटर इज नॉट करेक्ट. लिख लो. सो द कंटेंशन ऑफ क्रेडिटर्स इज नॉट करेक्ट एंड राज विल सक्सीड. जीतेगा भाई, जीतेगा. राज भैया जीतेगा. क्लियर? द कंटेंशन ऑफ क्रेडिटर इज नॉट करेक्ट. तुम्हारे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में ये वाला लाइन नहीं लिखा हुआ है. लास्ट वाला जो मैंने लिखवाया ना कि पहले सिक्योर्ड को मिलता है फिर इसके बाद अनसिक्योर्ड को मिलता है, तो राज भैया फर्स्ट सिक्योर्ड है. अरे समझ के गिनाए? पूरा का पूरा केस लो ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएगा. जो आपको हिंदी में लिखवाया था पूरा का पूरा केस टू केस वर्ड टू वर्ड आता. क्लियर?